भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अरब मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का आता है। तुर्की मुस्लिम आक्रमण। मोहम्मद गजनवी सबसे पहले, फिर मोहम्मद घोरी आया, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत काम पे आया। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम पढ़ेंगे। 712 में भारत पे प्रथम सफल अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। सिंध के राजा दाहिर के साथ रेवाड़ का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इनका उद्देश्य था धन दौलत को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तत्कालिक कारण था कि इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूटा था। 713 एडी मुल्तान स्वर्ण नगरी पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। इनकी जानकारी हमें अली अहमद के चचनामा नामक किताब में मिलती है। अरबी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत के इस्लाम पर प्रादुर्भाव पड़ा, मतलब कि भारत में इस्लाम जो है वो इंटर करने लगे। भारत अरबी संस्कृति, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान का आदान प्रदान हुआ। ऊँट पालने की प्रथा भारत में अरबों के द्वारा आई। खजूर की खेती भी भारत में अरबों के द्वारा आई। जो मोहम्मद बिन कासिम था, उन्होंने देहरम नामक मुद्रा का चलवाया था भारत में। जजिया नामक कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलाया गया था, जो कि गैर मुस्लिम यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे उन पे लगता था। ज्ञान के विषय में अरबों द्वारा मानसून और मानचित्र कला जो है वो भारत से सीखा था। दशमलव प्रणाली जो है भारत से दशमलव प्रणाली अरबों ने सीखा था और वो वहाँ से फिर यूरोप गया। साहित्य में आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र, ये सब अरबी में अनुवाद किए गए थे। फिर से सुन लेते हैं। साहित्य में आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र नामक किताब को अरबी में मोहम्मद बिन कासिम ने अनुवाद कराया था। अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय था। ठीक है, ये कथन सतीश चंद्र का है। ठीक है। अज फाजरी ने ब्राह्मण सिद्धांत व खंडन खाद के अरबी में अनुवाद किया। दूसरा अध्याय का नाम है महमूद गजनवी। गजनवी के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो पढ़े थे वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम उसके बाद चला जाता है भारत छोड़ के। अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी जो था ये भारत के इस इलाके को गजनी कहा जाता था। ठीक है, वहीं पे एक अल्पतगीन नामक सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। गजनी ने अल्पतगीन ने अपनी राजधानी गजनी को बनाया। अफगानिस्तान की राजधानी थी। 977 एडी में नमाद व गुलाम सबुद्दीन ने हिंदू शाही वंश जयपाल पर आक्रमण किया। जो सबुद्दीन था वो अल्पतगीन का दामाद था और गुलाम भी था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम सबुद्दीन था। सबुद्दीन का पुत्र मोहम्मद गजनवी शासक बना। उसने बहुत सारी उपाधियाँ ली। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह की उपाधि मोहम्मद बिन गजनवी ने ली। यामीन उद दौला, यामीन उल बिल्लाह सुल्तान की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने ली। फिर से एक बार, सबुद्दीन का पुत्र मोहम्मद गजनवी शासक बना। उसने उपाधि ली। बगदाद के खलीफा अल बिल्लाह की उपाधि ली। यमीन उद दौला, यमीन उद बिल्लाह सुल्तान की उपाधि ली। यमीन उद दौला, यमीन उद बिल्लाह सुल्तान की उपाधि ली। अन्य उपाधि गाजी और बुत सिकन मोहम्मद बिन गजनवी को कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी को कहा जाता है। अन्य उपाधि गाजी और बुत सिकन मोहम्मद गजनवी को कहा जाता है। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, क्योंकि उन्होंने भारत में बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था। मोहम्मद गजनवी को बुत सिकन भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सारे मूर्तियों को भारत में तोड़ा था। भारत पर गजनी का प्रमुख आक्रमण कौन कौन सा रहा? इतिहासकार हेनरी एलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उनका मुख्य कारण आक्रमण करने का भारत पे था धन प्राप्ति, इस्लाम का प्रचार करना, मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना। मतलब कि ये जो भारत वाला क्षेत्र था ये मध्य में पड़ता था, वो वहाँ से विस्तार करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। प्रमुख आक्रमण मोहम्मद गजनवी के द्वारा प्रमुख आक्रमण कौन कौन से किए गए? भारत में अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रे का प्रयोग करके किए गए। ठीक है, जो खैबर दर्रा था वो अल लद्दाख इलाके में पड़ता है। प्रथम आक्रमण 1000 में हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पेशावर व अन्य इलाकों में मोहम्मद गजनवी ने किया। द्वितीय आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने 1001 में किया। हिंदू शाही राजा राजपाल के साथ युद्ध किया और जिसमें राजपाल की मृत्यु हो गई। राजपाल कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर दिया। उसके बाद उनका बेटा आनंदपाल वहाँ का शासक बना। 1014 में थानेश्वर हरियाणा में चंद्रस्वामी मंदिर कृष्ण में को लूटा उन्होंने। 1018 में गंगा घाटी, कन्नौज, मथुरा पर प्रथम मुस्लिम अटैक किया गया। गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल वहाँ पे काम करते थे।
मतलब कि प्रतिरत थे। 1019 और 20 में कलिंजर अभियान किया गया, चंदेल साधक विद्याधर को पराजित किया गया। ये वाला इंपॉर्टेंट है। 16 10,025 में सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण किया गया। शासक चालुक्य वंश का भीम प्रथम का उसमें शासन था। सिंधु नदी पर जाटों ने इन्हें लूट लिया। 1027 में मुल्तान के पास खोखरू जाटों के विरुद्ध उनको मृत्यु हो गई। खोखरू जाटों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया, मृत्यु 10,030 में हुई थी उनकी। मोहम्मद गजनबी ने 1025 में सोमनाथ विश्व मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है। मोहम्मद गजनबी के अन्य महत्वपूर्ण तत्व: सेना में एक तिलक नाम का हिंदू सेनापति था। संस्कृत व अरबी मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के धीरम चलाए थे। संस्कृत व अरबी लेख के साथ चांदी के सिक्के धीरम चलाए थे। प्रमुख साहित्यकार उनके समय में: अल-बरूनी ने तहकीके हिंद लिखा था। अल-बरूनी ने तहकीके हिंद लिखा था। अल-बरूनी ने तहकीके हिंद लिखा था, जो कि अरबी भाषा में था। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। फिरदौसी ने पूर्व का होमर 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 लिखा। फिरदौसी ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। 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 इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक कैसे बना सकते हैं। फिरदौसी, फिर हम कहाँ जाना चाहेंगे, जो अच्छा जगह है, मतलब कि स्वर्ग कश्मीर, यानी कि फिर हम कश्मीर जाना चाहेंगे, तो वही फिरदौसी से कश्मीर, उन्होंने स्वर्ग कहा था कश्मीर को। ठीक है। फिरदौसी फिर आ, स- आ, फिर दोस आगे देखते हैं। उतबी एक उसका दरबारी इतिहासकार था। मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। तारीख यामिनी उन्होंने अरबी भाषा में लिखा। उतबी मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। तारीख यामिनी उन्होंने अरबी भाषा में लिखा। बेहाकी तारीख सुबुक्तगीन लिखा। बेहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन लिखा। वो पूर्वी पेप्स के नाम से भी जाने जाते हैं। मोहम्मद गजनबी की 1030 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। ठीक है। इनके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनबी को मूर्तिभंजक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सुबुक्तगीन मोहम्मद गौरी पूरा नाम। परिचय: 1173 एडी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना। ठीक है। खैबर और गोमल दर्रे से भारत पर प्रथम आक्रमण किया इन्होंने। कारण था धन की प्राप्ति और साम्राज्यवाद। सभी मुस्लिमों का सेम कारण है लगभग, कि धन की प्राप्ति और साम्राज्यवाद और इस्लाम धर्म का प्रचार एक मुख्य कारण था। भारत के प्रमुख आक्रमण इन्होंने, मतलब कि मोहम्मद गौरी ने क्या क्या भारत में प्रमुख आक्रमण किए, उसके बारे में जानेंगे। 1175 में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। करमातियों को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। करमातियों को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया। 1178 में गुजरात पाटन पर आक्रमण किया। 1177 में गुजरात पाटन पर आक्रमण किया। चालुक्य राजा भीम द्वितीय को इन्होंने हराया था। माउंट आबू के पास गौरी की पराजय हुई। भारत में प्रथम राज्य पराजय इन्हीं के द्वारा किया गया। मोहम्मद गौरी के द्वारा 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। पहला था 1191 में त्रायन का प्रथम युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है। उसके बाद द्वितीय युद्ध 1192 में त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है। तीसरा युद्ध 1194 में, यानी कि ये 1 साल का गैप है, यहाँ पे 2 साल का गैप है। 1194 में चंदावर का युग मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की विजय होती है, जयचंद हार जाता है। गौरी ने लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए थे। यहीं से गौरी ने लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए थे। लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाने वाला प्रथम व्यक्ति मोहम्मद गौरी था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानेंगे, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान, जिसे कि राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। इनका मूल नाम पृथ्वीराज तृतीय था। दिल्ली के संस्थापक अंगपाल तोपर नाना ने इनको दिल्ली व अजमेर मिला। चंदेल शासक परमाणु देव ने पराजित किया। वह सेनापति आला उदल की मृत्यु इन्होंने की थी। दरबारी कवि चंद बरदाई था, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, उनका दरबारी कवि चंद बरदाई था, जिन्होंने पुस्तक पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद बरदाई था, जिसने की पुस्तक पृथ्वीराज रासो लिखा था। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले जयचंद ने गीत गोविंद की रचना की। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले जयचंद ने गीत गोविंद की रचना की। ऐबक
कालिंजर अभियान के लिए उन्होंने मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भेजा था कालिंजर अभियान के लिए। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को कालिंजर अभियान के लिए भेजा था। चंद्रहास के परमादेव देव को हराया था 1203 में। पर 1206 में खोखर सरदार द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी की खोखर सरदार द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। इसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय होता है। भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय होता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत ही मेन टारगेट है। अन्य तथ्य, सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाने वाला आकृति चलाने वाला प्रथम शख्स मोहम्मद गौरी था। सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति चलाने वाला प्रथम शख्स मोहम्मद गौरी था। पृथ्वीराज व गौरी के नाम से सिक्के भी मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। पृथ्वीराज और गौरी के नाम से ये सिक्के मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। उत्तर भारत में एकता प्रणाली का आरंभ मोहम्मद गौरी ने किया था। उत्तर भारत का आने का मतलब कि सिर्फ ये वाला इलाका, ऊपर वाला इलाका में एकता प्रणाली का आरंभ मोहम्मद गौरी ने किया था। 4 प्रमुख गुलाम थे: कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली दिया गया। यलदौज को गजनी दिया गया। यलदौज को गजनी दिया गया। कुबाचा को कच्छ और सिंध दिया गया। बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली दिया गया। यलदौज को गजनी दिया गया। कुबाचा को कच्छ और सिंध दिया गया। बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार दिया गया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये इनके बारे में पढ़ रहे हैं। बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया था। 1200 से 1204 में बिहार बंगाल पे आक्रमण किया था। शासक उसमें लक्ष्मण सेन था वहाँ का। नालंदा व विक्रमशिला को तहस नहस करने वाला बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने एक बहुत गलत काम किया था, वो था नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस करने वाला बख्तियार खिलजी था। लखनौती को राजधानी बनाया था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गलती असम से महा के राज हमला किया था। चलो, प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। सबसे वर्तमान तक्षशिला जो है वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला था। लेकिन अगर भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा जाए तो वो नालंदा था, वर्तमान भारत का। पहले भारत एक था पाकिस्तान, इसीलिए उसमें विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला था। वर्तमान पाक के पंजाब में है। 700 से 800 BC कौटिल्य, पानी, प्रसेनजीत ये सब यहाँ पर थे। आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र था। ग्रांड टंगरों ने यहाँ पे बनाया। 1980 में यूनेस्को में जोड़ा गया था तक्षशिला को। 1980 में यूनेस्को में जोड़ दिया गया था नालंदा जो है वर्तमान बिहार राजगीर में पड़ता है। वर्तमान भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा था। कुमारगुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी 413 AD में। ऑक्सफोर्ड और महायान भी उसको जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड और महायान के नाम से नालंदा को जाना जाता है। कुमारगुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी। नालंदा को हमें लोग ऐसे याद करेंगे, नालंदा यानी कि नाम किसका है? कुमार। नाम के पीछे हम लोग कुमार लगाते हैं, इसलिए नालंदा कुमारगुप्त ने स्थापना की थी। विक्रमशिला जो था वो वर्तमान बिहार के भागलपुर में है। पाल शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। विक्रमशिला की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। इसको ऐसे याद रखेंगे कि शिला जो होता है वो पत्थर को बोला जाता है, और पत्थर जो होता है लगभग हिंदू धर्म में पूजा की जाती है, वही हो गया धर्मपाल। शिला की पूजा धर्म का लोग करते हैं, इसलिए विक्रमशिला धर्मपाल। बख्तियार खिलजी द्वारा इस दोनों को तहस नहस कर दिया गया। नालंदा और विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी द्वारा तहस नहस कर दिया गया। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में है। प्रशासनिक शिक्षा केंद्र था। चीनी यात्री सिंह यहाँ आया था। बौद्ध शिक्षा केंद्र था वल्लभी। इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। इसको याद करने का आसान सा तरीका है गु खा तू सा ले। गु से हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश का 1209 से 1206 से 1230 तक था, 1290 तक था, 1290 से 1320 तक था। खिलजी वंश का तुगलक वंश जो था 1320 से 1414 तक था, और सैयद वंश का 1414 से 1451 तक था, और लोधी वंश का 1451 से 1526 तक था। सबसे कम शासन चलाने वाला खिलजी वंश था, जो कि 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा रहा, 1320 से 1414 सबसे अधिक शासन चलाने वाला। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का
जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का खिज्र खां था और लोदी वंश का बहलोल लोदी था। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग गुलाम वंश के बारे में, जिसे मामलुक और इलबड़ी तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। जब समुद्दीन इल्तुतमिश आया था तो इसे इलबड़ी या शमसी वंश कहा गया। बलबन के समय इसे बलबनी या बलबन वंश कहा गया। संस्थापक जो था गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी जो था उनका दामाद था। मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक दामाद था। देखो, जब मोहम्मद गौरी वापस चला गया तो उन्होंने अपने राज्यों को अपने गुलाम के हवाले कर दिया। उसी में से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उनका गुलाम भी था और उनका दामाद भी था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वह दामाद था। गुलाम वंश प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, समायुद्दीन इल्तुतमिश, रुकुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मकसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकूबाद और कैमूर्स। सबसे अंतिम गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कैमूर्स रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक नाम तुर्क जाति को दर्शाता है। गौरी का सिपाह साल व गुलाम था। ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी का सिपाह सालर, मतलब कि कमांडर को बोला जाता है, जो सेना में प्रमुख होता है, और वो गुलाम था। 24 जून 1206 को उनका राज्याभिषेक होता है। राजधानी लाहौर बनाता है। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, ना ही वो खुतबा पढ़ाता है। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने कोई खुतबा नहीं पढ़ाया अपने नाम का। मलिक या सिपाह सालार की उपाधि धारण की। सिपाह सालार यानी कि कमांडर की उपाधि धारण की। 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने दस्ता मुक्ति पत्र उन्हें दिया। दस्ता मुक्ति पत्र का मतलब होता है कि उन्हें अब गुलाम से आज़ाद कर दिया गया। वो अपने आप को उससे पहले गुलाम मानते थे। समस्याएं थी। यलदौज कुबाचा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उपाधियाँ कुरान खां, लाख बख्श और हातिम ताई के नाम से इन्हें जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां, लाख बख्श और हातिम ताई के नाम से जाना जाता है। कुरान ख्वां, लाख बख्श और हातिम ताई के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। हातिम ताई के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। मृत्यु जो है 1210 में चौगान खेलते हुए लाहौर में हो गई। हसन निज़ामी ताज उल मासिर। हसन निज़ामी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। हसन निज़ामी कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। हसन निज़ामी कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। भारत गुंबद निर्माण व मेहराब कला। गुंबद जो था दो प्रकार का होता था। इसे हम लोग डोम कहते हैं और इसे हम लोग आर्क कहते हैं। भारत में तुर्कियों के द्वारा लाया गया था। रोम जो है बीजेंटीय साम्राज्य, अरब भारत। कुरान का आयत, कलम, स्वास्तिक आदि का प्रयोग किया गया। मानव व पशु आकृति का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ निर्माण कराए गए थे, उनके बारे में जानेंगे। कुवत उस इस्लाम मंदिर जो कि दिल्ली में है, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उस इस्लाम मंदिर की स्थापना की। भारत का प्रथम मस्जिद कुतुबुद्दीन इस्लाम मंदिर है। भारत का प्रथम मस्जिद कुतुबुद्दीन इस्लाम मंदिर है। जैन मंदिर व वैष्णव मंदिरों के अवशेषों पर बनाया गया था कुवत उत इस्लाम मंदिर। कुवत उल इस्लाम मंदिर जैन व वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। कुवत उल इस्लाम मंदिर बौद्ध मठ के अवशेषों पर बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बौद्ध मठ के अवशेषों पर बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बौद्ध मठ के अवशेषों पर बनाया गया था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हड़ीकेली में इसका जिक्र किया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा का जिक्र विग्रहराज चतुर्थ द्वारा नाटक हड़ीकेली में किया गया है। कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। सुफीउद्दीन कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार खाकी के नाम से भी जाने जाते हैं। देखो, जो पहला मंजिल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण प्रारंभ कराया था। अन्य 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। कुतुब मीनार का पहला मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। अन्य 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। फिर जो 5वां मंजिल था बिजली के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। फिरोज शाह तुगलक ने जीर्णोद्धार कराया। 5वीं मंजिल जोड़ी फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल जोड़ी। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल जोड़ी। 1505 में बारन भूकंप में इनका कुछ नुकसान हो गया था। सिकंदर लोदी ने जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, मतलब कि कुतुब मीनार को बनने में 3 आदमी का योगदान है। पहला है कुतुब मीनार का निर्माण पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। अन्य 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। उसके बाद फिर जीर्णोद्धार जो है फिरोज शाह तुगलक ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों का नाम
कुतुब मीनार में आता है। समायदून इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में चढ़ेंगे जिन्होंने दूसरा तीसरा चौथा का निर्माण कराया था कुतुब मीनार में। 1211 एडी आराम शाह को मारकर ये शासक बना। इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ दिया गया है। 1211 में आराम शाह को मारकर शासक बना। ऐबक का इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है इन्हें। वो उनका दामाद भी था, मतलब कि जो गौरी का गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था वो था इल्तुतमिश, और ये उनका दामाद था। हालांकि ये भी इनका दामाद था और ये भी इनका दामाद था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, गुलामों का गुलाम था, वो दामाद था। इलबड़ी वंश व बदायूं का गवर्नर इन्हें बनाया गया था। इल्तुतमिश को इलबड़ी तुर्क या बदायूं का गवर्नर बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। 1299 एडी बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। 1299 एडी बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। 1299 बगदाद की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। 1299 बगदाद के खलीफा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। 1226 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश के द्वारा प्रमुख कार्य क्या क्या किए गए थे? तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया था। तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के द्वारा लड़ाया गया था। तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के द्वारा लड़ाया गया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां को हमले से टाला गया। इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां को हमले से टाला था, क्योंकि ख्वारिज्म सम्राट जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां को हमले से टाला गया। ख्वारिज्म सम्राट जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया। अन्य कार्य क्या क्या किया है? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। बोल रहे थे दूसरा, तीसरा और चौथा मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? इल्तुतमिश के द्वारा। चांदी का टंका और तांबा का जीतल। इक्ता प्रणाली चलाने वाला प्रथम व्यक्ति इल्तुतमिश था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्क ए चहलगानी के नाम से जाना गया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो कि तुर्क ए चहलगानी के नाम से जाना गया। तुर्क ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किया। न्याय हेतु अमीर ए दार और न्याय का घंटा इल्तुतमिश ने बनाया था। न्याय हेतु अमीर का दार और न्याय का घंटा इल्तुतमिश ने बनाया था। न्याय के लिए 2 काम किए इल्तुतमिश ने। अमीर ए दार और न्याय का घंटा दिल्ली में इल्तुतमिश ने बनाया था। वास्तुकला में हौज शमसी और मदरसा ए मुइज्जी ये दोनों इल्तुतमिश के कार्य हैं। वास्तुकला में हौज शमसी और मदरसा ए मुइज्जी ये दोनों इल्तुतमिश के काम हैं। इल्तुतमिश। इसके बाद थोड़ा सा मंगोल के बारे में जानेंगे। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वो एक घूमने फिरने वाले और सभ्य जनजाति थे, तो उनका प्रमुख पेशा घोड़ा और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान वे लोग करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 में तैमूरचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। इसके बाद पढ़ेंगे गुलाम वंश में एक शासक रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 से 1240 तक रही। भारत का प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हटाया था। रजिया सुल्तान ने इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हटाया था। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों को तरह चोगा काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। रजिया सुल्तान भारत के प्रथम मुस्लिम शासिका। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया था।
गैर तुर्कों के सामंत बनाने में रजिया सुल्तान के प्रयासों से तुर्की अमीर जो हो गए उनके विरुद्ध में आ गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली के गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया सुल्तान जो थी वो उसने रुकुनुद्दीन फिरोज को हटाया था और फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इसके शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास कर दी गई। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास कर दी गई। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास कर दी गई। नसरुद्दीन महमूद नसरुद्दीन महमूद नसरुद्दीन महमूद अत्यंत सादा जीवन गुजारने वाले एक शासक थे। इस्लाम के अनुसार वो चलते थे, कुरान का नकल करते थे। टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला नसरुद्दीन महमूद था। टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला नसरुद्दीन महमूद था। टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला नसरुद्दीन महमूद था। बलबन नायब ए ममलिकात था। नसरुद्दीन महमूद ने नायब ए ममलिकात बलबन को बनाया था। बलबन जो था नायब ए ममलिकात नसरुद्दीन महमूद का था। तुर्क विरोध किया, इसीलिए तुर्की ने इनका विरोध किया। भारतीय मुसलमान रेहान को नायब बना दिया गया। पुनः बलबन फिर उसी नायब ममलिकात पर आ गया। नसरुद्दीन महमूद की हत्या 1266 में हो जाती है। शमसी इलबड़ी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। शमसी या इलबड़ी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। बलबन सुल्तान बना, फिर बलबली वंश आया। गयासुद्दीन बलबन, इनका अन्य नाम बहाउद्दीन गयासुद्दीन उलगू खां नासिर खां द्वारा दिया गया था नाम है। गयासुद्दीन बलबन का नाम बहाउद्दीन गयासुद्दीन उलूग खां जो कि नसीर खान के द्वारा दिया गया था, इनका अन्य नाम है। बहाउद्दीन गयासुद्दीन उलूग खां नसीर खां के द्वारा दिया गया था। इलबड़ी तुर्क व इल्तुतमिश का गुलाम, ये बलबन जो था वो इलबड़ी तुर्क इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, जिसे 1233 में ग्वालियर की विजय के बाद खरीदा गया था। जिसे 1233 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद बलबन को खरीदा था। ग्वालियर विजय में बलबन को खरीदा था इल्तुतमिश ने। प्रमुख कार्य, मेवाती डाकियों की समाप्ति की। रो एवं रक्त नीति अपनाने वाले बलबन थे। रक्त नीति अपनाने वाले बलबन थे। मेवाती डाकियों की समाप्ति की। रो एवं रक्त नीति अपनाने वाले बलबन थे। बलबन का राजस्व सिद्धांत ईरान शासकों से प्रभावित था। तुर्कान ए चहलगानी की समाप्ति की। तुर्क ए चहलगामी मतलब कि वो जिस पद पे थे उन्होंने उनको समाप्त कर दिया उस पद को। तुर्क ए चहलगामी की समाप्ति की। तुर्क ए चहलगामी की समाप्ति बलबन ने की। तुर्क ए चहलगानी की समाप्ति बलबन ने की। वरीद ए मुमलिकात एक गुप्तचर विभाग को शुरू किया। वरीद ए मुमलिकात गुप्तचर विभाग बलबन ने शुरू किया। वरीद ए मुमलिकात एक गुप्तचर विभाग बलबन ने शुरू किया। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग बलबन ने शुरू किया। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग बलबन ने शुरू किया। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग बलबन ने शुरू किया। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग बलबन ने शुरू किया। नवरोज त्यौहार का आरंभकर्ता बलबन था। नवरोज त्यौहार का आरंभकर्ता बलबन था। नवरोज त्यौहार का आरंभकर्ता बलबन था। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि नवरोज जो रोज पढ़ेगा वही बलवान होगा। नवरोज को तैयार करने वाला जो नया रोज पढ़ेगा वो बलवान होगा। नवरोज का आरंभकर्ता बलबन था। सीरी नामक शहर बलबन ने बसाया था। सीरी नामक शहर बलबन ने बसाया था। सीरी नामक शहर बलबन ने बसाया था। अन्य तथ्य के बारे में जानेंगे। विद्वान अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन जो बल होगा, जिसमें बन होगा, वो अमीर भी होगा और खुश भी होगा, इसीलिए अमीर खुसरो जो थे वो उनके दरबार में रहते थे। ये सिर्फ ट्रिक है। अमीर हसन और अमीर खुसरो ये दोनों बलबन के दरबार में रहते थे। मृत्यु 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुर्स बनता है। 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 अफगानी तुर्क मालिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना की। मतलब कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना की। बलबन का राजस्व का सिद्धांत एक जानेंगे। देवी राजस्व सिद्धांत। सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि बलबन ने बताया था कि वो एक अल्लाह का प्रतिनिधि है, मतलब कि अल्लाह के द्वारा भेजा गया एक आदमी है, जिसे कि लोग ईश्वर या अल्लाह की मान्यता के साथ उन्हें भी एक अल्लाह का भेजा हुआ बंदा समझे और उन्हें कुछ गलत सही ना कहे। नियामत ए खुदाई जिल्ले लाही पैगंबर के बाद सुल्तान नियामत खुदाई उन्होंने अपने आप को कहा था। जिल्ले इलाही मतलब कि ईश्वर का प्रतिनिधि बलबन ने अपने आप को कहा था। बलबन ने अपने आप को नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही कहा था।
सीधा और पेबोस, घुटना पर बैठकर सिर झुकाना और पेबोस पैरों को चूमना, ये दोनों बलबन ने शुरू किया था। सीधा और पेबोस, सीधा था घुटना पर बैठकर सिर झुकाना और पेबोस था पैरों को चूमना, ये दोनों बलबन ने शुरू किया था। सीधा और पेबोस, घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पैरों को चूमना, बलबन ने शुरू किया था। सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती, बलबन ने कहा था कि उसके बलबन की आलोचना नहीं की जा सकती। सुल्तान का निरंकुश होना अत्यंत आवश्यक था। कुलीनता का समर्थन रक्त की शुद्धता का सिद्धांत इदारत के शासक अब सियाब ने दिया था। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, जिसकी जो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी वंश में तीन के नाम याद रखेंगे, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक खिलजी। जलालुद्दीन में 3 शासक आए, पहला है जलालुद्दीन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मुबारक खिलजी। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जानेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। राजधानी किलोड़बड़ी कैकूबाद द्वारा निर्मित किया गया। इन्होंने राजधानी किलोड़बड़ी को बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राजधानी किलोड़बड़ी को बनाया था। 2000 में मंगोलों ने इस्लाम स्वीकारा। मंगोलपुरी की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। मंगोलपुरी की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए क्यूब वेब विभाग का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए वकूफ़ जो कि एक व्यय विभाग था, इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए वकूफ़ जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, ये एक व्यय विभाग था। 1296 में भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कड़ा मानिकपुर प्रयाग में इसकी हत्या कर दी गई। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई, जो कि उनका दामाद और उनका भतीजा था। 1296 में भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी। इसके बाद पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से 1316 तक इनका शासन रहा। परिचय: 22 अक्टूबर 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन का लाल महल दिल्ली में ही रहता था। उपाधियाँ: सिकंदर सानी, यामिन उन खिलाफत नासिरी, अमीर उल मोमिनीन, ये तीनों उपाधि अलाउद्दीन खिलजी की थी। अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। यामिन उल खिलाफत नासिरी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। यामिनी उल खिलाफत नासिरी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। यामिन उल खिलाफत नासिरी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अमीर उल मोमिनीन अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अमीर उल मोमिनीन अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अमीर उल मोमिनीन अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। इन्होंने अपने शासन में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में आर्थिक और सैनिक सुधार किए। देवीय राजस्व जो कि बलबन ने अपनाया था, उसी तरह का राजस्व मतलब कि अपनाया था। निरंकुशवाद का शासन किया, मतलब कि निरंकुशवाद कहने का मतलब कि अपना ऐश मौज से ज़्यादा, मतलब कि एक अच्छा शासन करना। सैन्य सुधार इसने क्या क्या किया? अलाउद्दीन ने महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी नीति अपनाई। सशक्त सेना बल है। अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। नगद वेतन देने वाला प्रथम व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। नगद वेतन देने वाला प्रथम व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। वृहद आर्थिक सुधार का आधार हुलिया व दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। हुलिया और दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। हुलिया और दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कोतवाल किला रक्षक को कोतवाल कहा जाता था। इसकी जानकारी तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है।